इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण में यदि मुख्य अक्ष पर वस्तु को कहाँ कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहाँ कहाँ बनता है, और साथ ही प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब की स्थिति इत्यादि हमने सभी 6 स्थितियों के बारे में पढ़ा था। तो ये सभी 6 स्थितियों को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल आता ही है। तो आपके पाठ्य पुस्तक में एक सारणी दी है, आप देख सकते हैं। अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, यह सारणी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा यदि आपने इसके पहले की वीडियो को देखा होगा और उसमें फिगर के साथ आपने देखा है कि कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब का साइज क्या होता है, उसकी आकृति कैसी होती है। तो देखिए, इसको याद करने के लिए पूरा 6 स्थितियों के बारे में एक जगह ये सारणी बना के दिया है। देखिए, हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले यदि अवतल दर्पण में कोई अनंत से किरण आती है तो उस स्थिति में इसका प्रतिबिंब बनता था फोकस पर। हम एक अवतल दर्पण मान लिए हैं, ठीक है। इस सारणी को याद करने का एक सबसे आसान तरीका आपको बता दे रहा हूँ। एक अवतल दर्पण मान लिए हैं, ठीक है, और इसमें जब किरण अनंत से आती है, जब अर्थात जो प्रतिबिंब वस्तु होती है वो अनंत पर स्थित होती है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, एफ पर बनता है, ठीक है। पहली स्थिति में जब वस्तु और प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती थी, ठीक है, अनंत पर, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता था, एफ पर या मुख्य फोकस पर। अब दूसरी स्थिति थी जब वस्तु अनंत और सी के बीच में, अर्थात इन्फिनाइट और सी के बीच में कहीं भी इधर स्थित होती थी। तो यदि वस्तु यहाँ स्थित होती थी तो उसका प्रतिबिंब भी इधर से दाएं तरफ से बढ़ते हुए सी और एफ के बीच में बनता था, ठीक है। जब अनंत तथा सी के बीच, तब प्रतिबिंब बनता था कहाँ, सी और एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच बनता था, ठीक है। जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के समीप लाते जाएंगे, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर हटते जाएगा। ये पूरी सभी 6 कंडीशंस में आप ये याद रखिए कि हम जैसे जैसे वस्तु को नज़दीक ला रहे हैं, प्रतिबिंब भी दूर भागते जाएगा। तो दर्पण में 6 स्थितियों में आप जान चुके हैं कि एक बार अनंत पे होगी, एक बार अनंत सी के बीच में होगी, एक बार सी पर होगी, एक बार सी एफ के बीच में होगी, एक बार एफ पर होगी और एक बार एफ तथा पी के बीच होगी। ऐसे एक एक स्टेप बाय स्टेप वस्तु को हम दर्पण के समीप लाते जा रहे हैं, तो प्रतिबिंब एफ से भी दूर हटते जाएगा। पहली स्थिति में जब अनंत पे थी इधर, तो उस समय एफ पर बनता था। दूसरी स्थिति में जब हम अनंत और सी के बीच में लाए तो प्रतिबिंब बना सी तथा एफ के बीच में। तीसरी स्थिति में जब हम सी पर लाते थे तब प्रतिबिंब बनता था कहाँ, सी पर ही उल्टा, और वास्तविक प्रतिबिंब सी पर ही वस्तु के साइज का, ठीक है। इसको लिख देते हैं सी पर, तो प्रतिबिंब भी बनता था सी पर, ठीक है, याद हो गया। और फिर अगली स्थिति जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में हो, जब सी तथा एफ के बीच में लाते तब वस्तु भी सी से इधर खिसक के सी तथा अनंत के बीच में, सी तथा अनंत के बीच में आ जाती थी, कहीं भी इधर आ जाएगी, मान लीजिए इधर आ गई सी तथा अनंत के बीच में, तो लिख दे रहे हैं सी तथा, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में हो, सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच में हम वस्तु को लाएं तो प्रतिबिंब बना सी तथा अनंत के बीच, अनंत के बीच, ठीक है, सी तथा अनंत के बीच हो गया। अब फिर जब वस्तु को हम एफ पर ला देंगे, एफ पर लाए थे तब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, अनंत पर, ठीक है। जब एफ पर वस्तु थी तब प्रतिबिंब बन रहा था अनंत पर, जब, ठीक है। इन सभी स्थितियों में उल्टा ही प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा।
सभी स्थितियों में, ठीक है। सब में वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। और पहली स्थिति थी उसमें बिल्कुल छोटा बन रहा था F पर, दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब बना C तथा F पर, तीसरी स्थिति में प्रतिबिंब जब वस्तु C पर आई तो प्रतिबिंब भी C पर आ गया, चौथी स्थिति में जब वस्तु C तथा F के बीच में आई तो प्रतिबिंब भी C तथा अनंत के बीच में खिसक गया। ये वाला इसका प्रतिबिंब है, इस वस्तु का ये प्रतिबिंब है, ठीक है। अब पांचवी स्थिति थी जब वस्तु F पर आएगी, तो F पर जब वस्तु आई दर्पण के और समीप आ गई F पर तो प्रतिबिंब बन गया अनंत पर, दर्पण से बाहर इधर कहीं, ठीक है। अब छठी स्थिति वस्तु को और खिसका के हम इधर ला दे रहे हैं F तथा P के बीच में, मतलब फोकस तथा ध्रुव के बीच में, F तथा P के बीच। तब प्रतिबिंब बन रहा था काल्पनिक और सीधा कहाँ, दर्पण के पीछे, ठीक है। याद हो गया होगा आपको, दर्पण के पीछे बन रहा था जब वस्तु हम F और P के बीच में लाए तब बनेगा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक है, बस आप दर्पण के सभी जगहों को जहाँ जहाँ हम वस्तु को ला रहे हैं स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है, उतना सब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। बाकी आप खुद से बस आपको जहाँ जो कोई पूछेगा आप बता सकते हैं, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और इतना बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सारणी आपको याद रख लेना है, बिल्कुल सबसे बड़ा जो प्रतिबिंब बनेगा अंतिम इसी स्थिति में जब वस्तु को बिल्कुल समीप ला रहे हैं P तथा F के बीच में तो दर्पण के पीछे आभासी और सीधा या काल्पनिक और सीधा भी इसे बोलते हैं। तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है कहाँ, टॉर्च में, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट में, जो गाड़ी की जो आगे लाइट होती है, दो हेडलाइट जो नाइट में हम लोग जला के चलते हैं, चाहे बाइक हो या कार हो, बस हो, ट्रक हो या ट्रेन हो, जो भी गाड़ियाँ होती है वाहन, उनमें जो आगे हेडलाइट होते हैं उनमें जो बल्ब जलता है उसके पीछे इसी आकार का शीशा होता है। आप देख लीजिएगा, आपके घर में बाइक होगी या जो भी गाड़ी होगी आप देखिएगा उसके भीतर जो शीशा होगा कुछ इस तरह अंदर की तरफ धंसा होगा और उसमें जो बल्ब होता है वो हमेशा कहाँ पर रखा जाता है, मुख्य फोकस पर। अभी आपको बताए थे जब मुख्य फोकस पर वस्तु रहती है तब क्या होता है, उसका जो किरणें जाती है मुख्य फोकस से निकल कर वो समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष की, ठीक है। दर्पण से टकरा के किरणें मुख्य अक्ष के समांतर में जाएगी और इसका बहुत दूर तक बीम जाएगा, सीधी किरणें जाएगी। यदि बल्ब को हम इधर रखते उसमें तो ऐसे समांतर किरणें नहीं जाएगी, लेकिन यदि मुख्य फोकस पर जब वस्तु को रखते थे या कोई बल्ब को तब उससे जो किरणें निकलती थी वो बिल्कुल समांतर और बहुत सीधी रेखा में जाती है। तो आप याद रखिए अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, टॉर्च में, सर्च लाइट भी एक प्रकार का टॉर्च ही होता है और वाहन की हेडलाइट में, जो आगे वाहनों का हेडलाइट होता है उसे क्या अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके अलावा अवतल दर्पण का उपयोग जो डेंटिस्ट लोग होते हैं तथा सोलर कुकर में भी सूर्य की किरणों को छोटी जगह पर केंद्रित करने के लिए किया जाता है। डेंटिस्ट लोग इसमें जब किरणें आती है तो एक जगह केंद्रित कर देती है, जब समांतर किरणें इधर से आती है तो वो एक जगह केंद्रित कर देता है, इसलिए सोलर कुकर में भी प्रयोग किया जाता है। धूप में रख देने पर जो भी सूर्य से किरणें आएगी वो अवतल दर्पण सबको एक जगह एक बिंदु पर आकर केंद्रित कर देता है, जिससे जो बर्तन में जो भी भोजन या सामग्री रहती है वो गर्म हो जाता है। तो याद रखिए ये कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनना। उत्तल दर्पण में ज़्यादा नहीं, केवल दो स्थितियाँ हैं प्रतिबिंब बनने की, ठीक है। देखिए उत्तल दर्पण जानते हैं कि उसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है, ठीक है, और उसके जो उसमें जो फोकस और क्या वक्रता केंद्र होगी वो दर्पण के पीछे स्थित होगी भीतर, ठीक है। और उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, हमेशा काल्पनिक, ठीक है, कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है।
क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब और काल्पनिक बनता है। तो देखिए पहली स्थिति है, इसको अपने कॉपी पे नोट करते जाइएगा सब लोग। जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित हो, ये बहुत दूर अनंत पर वस्तु स्थित है, बहुत दूर, ठीक है। जब उससे किरणें आएगी तो इसमें प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? जब जान रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आती है उत्तल दर्पण में, तो वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आपने लिखा होगा ये उसके पहले जो हम लिखवाए होंगे 4 स्टेप 4 कंडीशन, उसमें कि जब उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है, तो जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आएंगी उत्तल दर्पण में वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसलिए पहली स्थिति होती है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की, जब वस्तु दर्पण के उत्तल दर्पण के सामने स्थित होती है, तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक एवं सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा मुख्य फोकस पर बनता है। ये स्थिति हमने लिखवाया होगा, ठीक है। मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस जब समानांतर किरणें आती है तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर और बहुत छोटा बिंदु के साइज का सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तथा वस्तु से बहुत ही छोटा। दूसरी स्थिति है उत्तल दर्पण में, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में है। वस्तु को इस स्थिति में अनंत पे थी, लेकिन उसके बाद अनंत से और समीप ला दिए तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? एफ और पी के बीच में, ठीक है। देख रहे थे इसमें प्रतिबिंब बना था एफ पर, जब वस्तु को समीप लाए तो प्रतिबिंब भी और दर्पण के समीप आ गया, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनेगा पी तथा एफ के बीच, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दर्पण के पीछे ध्रुव तथा एफ के बीच में बनता है प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। छोटा बनेगा, उतना बड़ा नहीं बनेगा वस्तु के बराबर, लेकिन इस स्थिति से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। और ये बात हमेशा ध्यान रखिए, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा। इस उत्तल दर्पण में कितना भी समीप आप कोई भी उठा हुआ आप देखेंगे, जो कटोरी होता है या चम्मच होता है, उसके पीछे का जो हिस्सा वो उत्तल दर्पण का काम करेगा। आप में कितना भी आप अपने चेहरे के समीप लाएंगे तो उसमें आपका हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है, कभी भी छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से। अवतल दर्पण में केवल एक बार वस्तु से सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु को पी तथा एफ के बीच में लाते हैं अवतल दर्पण के लिए। लेकिन उत्तल दर्पण में कभी भी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है, चाहे वस्तु को कितना भी सटा दीजिए दर्पण के पास में, हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखेंगे उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के पीछे देखने के लिए साइड मिरर के रूप में, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अन्य अवतल या समतल दर्पण से विस्तृत होता है, अतः उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है। ये क्वेश्चन आता है हमेशा कई बार कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं साइड मिरर। क्या है? साइड मिरर। जो बाइक होते हैं या जो भी वाहन गाड़ियाँ होती है, कार बस ट्रक, उसमें जो दोनों साइड में जो दर्पण होता है ऐनक, जिसमें पीछे की वस्तुओं को हम देखते हैं रोड पे चलते समय, उसमें कितना भी देखेंगे कि कितना भी दूर का उसमें एक छोटे से मिरर में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बना देता है। आप वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है बिल्कुल, अब लेकिन आपको हाथ से छुएंगे तो आपको ज़्यादा उठा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन हल्का सा ज़रूर वो ऊपर की तरफ उठा होता है उसका परावर्तक पृष्ठ। वो एक उत्तल मिरर होता है, उत्तल दर्पण, जिसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। उसमें हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा और ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र का बनेगा, ठीक है। अवतल दर्पण या समतल दर्पण में जितना क्षेत्र का प्रतिबिंब बनेगा उससे कहीं ज़्यादा प्रतिबिंब बनाएगा उत्तल दर्पण, क्योंकि उसमें हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है और अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। इसी कारण इसका प्रयोग हम साइड मिरर के रूप में करते हैं वाहनों में, और साथ ही इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है विस्तृत होता है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। आज के लिए इतना ही।